Good morning, students. Today we will discuss the second lecture of canonical form or normal form. इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म पढ़ते कैसे हैं, क्यों पढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम लोग क्लासीफाई कर लिए थे अलग अलग केस में, तो उसको हम लोगों ने बताया था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है। इन टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। एक बार और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपने ये पढ़ा था कैनोनिकल फॉर्म होता क्या है। तो आपने कहा था कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बहुत आसानी से सॉल्वेबल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है तो उसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग चेंज कर देते हैं। चेंज करने से एक सुंदर से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसी सुंदर फॉर्म को या सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था वो स्टैंडर्ड सेमी लीनियर सेकेंड आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था क्या, और ये वाला जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इसी को हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहा था, और इसके जो दो रूट आए थे उसको हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स रूट कहा था। फिर हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कैसे निकालते हैं। तो इसी के जो दो रूट आए थे उसी को हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लेमडा वन इक्वल टू जीरो, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लेमडा टू इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, तो हमको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिल जाएंगे। इसके करस्पॉन्डिंग एक कर्व मिलेगा और इसके भी करस्पॉन्डिंग एक कर्व मिलेगा। उसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहे थे। फिर हम लोगों ने केस वन लिया था, अगर हाइपरबोलिक है तो हमने कहा था कि ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी ग्रेटर देन जीरो होगा। फिर हमने कहा था कि जो रूट होगा वो रियल और डिस्टिंक्ट होगा, इसीलिए हमको टू डिस्टिंक्ट फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलेगा। सिमिलरली हम लोगों ने पैराबोलिक पे डिस्कशन किया था। तो पैराबोलिक अगर इक्वेशन है तो आप जानते हैं कि रियल और इक्वल रूट मिलेगा, इस पे भी हम लोगों ने चर्चा किया था। केस नंबर 3 इलिप्टिक था, इस पे भी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। आज हम लोग पढ़ते हैं आज के क्लास में हाउ टू रिड्यूस द हाइपरबोलिक इक्वेशन इन कैनोनिकल फॉर्म। अगर आपके पास कोई हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो हम उसको कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। कहने का मतलब आपके पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया है, आपने चेक किया हाइपरबोलिक है लेकिन सॉल्व नहीं होने लायक है, बड़ा डिफिकल्ट सा नज़र आ रहा है, तो आप कोशिश करेंगे एक सुंदर सा सिंपल से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जहाँ पे हमारे पास टूल अवेलेबल हो उसको सॉल्व करने के लिए। तो हाइपरबोलिक इक्वेशन को कैसे कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आइए हम इस आर्टिकल के अंतर्गत सीखते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई एक स्टैंडर्ड सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, आप लोग पहचान रहे हैं, इसका प्रयोग हम लोगों ने पहले भी किया था। यही स्टैंडर्ड सेकेंड आर्डर का सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाइपरबोलिक ये होगा, कैसे चेक करेंगे, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी अगर ग्रेटर देन जीरो है तब ये हाइपरबोलिक होगा। फिर जैसे ही हाइपरबोलिक होगा आपको मालूम है इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे। तुरंत आप क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व लिख देंगे। एक रूट वाले को यहाँ पे लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लेमडा वन इक्वल टू जीरो, सेकेंड वाले को लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लेमडा टू इक्वल टू जीरो। फिर आप इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है सॉल्व करना, एक लाइन में हो जाएगा। मान लिया कि जो पहले को सॉल्व किया तो आपको ये मिल गया है ना, एक्स वाई और कांस्टेंट में एक रिलेशन, ओके, जनरल सॉल्यूशन है पहले वाले का। सिमिलरली जब दूसरा वाला सॉल्व करेंगे तो सपोज कर लिया आपको ये मिल गया। हम ये साहब ऐसे सॉल्व कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। लुक एट हियर, हम लोग इस पहले वाले को u सपोज कर लेते हैं, दूसरे वाले को v सपोज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपको u मिल रहा है और जो v मिल रहा है ये नए वेरिएबल मिल गए। जब कल हमने कहा था कि कैनोनिकल फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं तो पूरा का पूरा गेम बस इसी बात का होता है कि हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदल के नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाएंगे। तो यहाँ पे v और u ये नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो दिया गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पहले x और y में था, अब वो कन्वर्ट होकर के टोटल u और v में हो जाए। और जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे ना, बहुत छोटा सा सिंपल सा फॉर्म नज़र आएगा।
और हम लोग कहेंगे यही कैनोनिकल फॉर्म है। ठीक है, तो आप जैसे ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे u और v, फिर आप क्या करिए कि आप p q r s और t, p का मतलब डेल जेड ओवर डेल एक्स, q का मतलब डेल जेड ओवर डेल वाई, r का मतलब डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, s का मतलब डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, t का मतलब डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। ये सब आप क्या करिए u और v के टर्म में कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जो आपका ओरिजिनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम में दिया रहेगा उसी में सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका इक्वेशन ऐसा बदल जाएगा। मतलब अब देखिए, जब आप हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा। फिर राइट साइड में, या यूँ समझिए सबको एक साइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यू वी जेड यू और जेड वी टाइप का मिलेगा। मतलब डेल जेड ओवर डेल यू, डेल जेड ओवर डेल वी टाइप का नजर आएगा। हम लोग इस पूरे आर्टिकल को जब एक क्वेश्चन से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखते हैं क्वेश्चन। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब कन्वर्ट हो जाए तो इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप देख करके लिखिए जो भी दिया हुआ है। आप जानते हैं कि डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर को स्मॉल आर कहते हैं और इसके कोफिशिएंट को कैपिटल आर कहते हैं, तो आपने यहाँ से इसको कैपिटल आर ले लिया। ओके, आप जानते हैं कि डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर को स्मॉल टी कहते हैं और इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। ओके, आफ्टर दैट आप इसमें पुट कर दिए एस स्क्वायर माइनस 4RT में। अब यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है, एक्चुअली जो एस होता है वो डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे है ही नहीं तो 0 है, तो वैल्यू आपका 4 आ गया। और 4 आप देख रहे हैं ग्रेटर देन 0 है, तो जब एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 होता है तो दिया गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक होता है। मतलब आपके क्वेश्चन में जो दिया गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक है। जब हाइपरबोलिक होता है तो आप जानते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के दो रूट आते हैं, डिस्टिंक्ट आते हैं और रियल आता है। तो इस रेडीमेड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में आर की वैल्यू, एस की वैल्यू, टी की वैल्यू जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद लेमडा स्क्वायर -1 = 0 मिलेगा। सॉल्व करेंगे, दो वैल्यू लेमडा की आएगी, लेमडा = +-1। फिर आप जब लेमडा की दो वैल्यू मिल गई तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व लिखेंगे, dy/dx प्लस लेमडा 1 मतलब पहला वाला रूट। तो पहला रूट क्या है, 1 है, दिस = 0। और दूसरा क्या लिखेंगे, dy/dx दूसरा वाला रूट लेमडा 2 की जगह पे -1, तो दिस = 0। तो आपको ये मिल गया कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। आप देख रहे हैं कितना आसान सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप dx से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा y, यहाँ पर x = कांस्टेंट। ओके, या 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, -1 बन जाएगा, dx इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए, y + x = कांस्टेंट। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y - x = कांस्टेंट, आपको ऐसे मिल जाएगा। तो ऑन सॉल्विंग वी है y + x = पहले कांस्टेंट का नाम C1 रख देते हैं, y - x = कांस्टेंट, इसका नाम C2 रख देते हैं। अब ये वाला जो पहला आया हुआ ना हमेशा हर क्वेश्चन में, इस y + x की जगह पे आप u रख दीजिएगा, नया वेरिएबल, और जो दूसरा वाला आया y - x ना, इसके प्लेस पर आप v रख दीजिए। फिर हमने क्या कहा था कि जितना भी p q r s t आपको नज़र आएगा क्वेश्चन में, सबको u और v के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पहला काम करते हैं कि डेल जेड ओवर डेल एक्स को हम लोग u और v के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आपने चेन रूल पढ़ा है, आप देख पा रहे हैं कि ये चेन रूल से बहुत ही आसानी से लिखा हुआ है। डेल जेड ओवर डेल एक्स, तो आपने डेल जेड ओवर डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल वी और डेल वी ओवर डेल एक्स इसको लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू देखिए, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए पार्सली एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका 1 बनेगा, ये 0 हो जाएगा। तो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू 1 हो गई। डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखिए तो ये 0 हो गया, -1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू -1 हो गई।
तो डेल जेड ओवर डेल एक्स आपका ये बन गया। कोई प्रॉब्लम? खैर यहाँ बोलने वाला है नहीं, कोई प्रॉब्लम का मतलब है नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसकी जब वैल्यू आप निकालेंगे तो ऊपर जो भी मिला इसी को दोबारा आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डेल ओवर डेल एक्स पहला वाला टर्म माइनस डेल ओवर डेल एक्स दूसरा वाला टर्म। अब इसके बाद आप जानते हैं ना, फिर यहाँ पे चेन रूल आपको लगाना पड़ेगा। तो लगा करके दोबारा आप डिफ्रेंशिएट करिए तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे जहाँ डेल वी ओवर डेल एक्स है -1, डेल यू ओवर डेल एक्स +1, डेल यू ओवर डेल एक्स +1, डेल वी ओवर डेल एक्स -1 रख दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको ये आ जाएगा, मिल जाएगा। तो आपको वैल्यू किसकी मिल गई? डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर का। इसी का नाम क्या होता है? आर। तो आपको आर मिल गया। सिमिलरली आप टी कैलकुलेट करिए। टी कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले आप डेल जेड ओवर डेल वाई निकालिएगा, फिर डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर निकालिएगा। देखिएगा इतना आ जाएगा। हमने अलग से निकाला, आप लोग ट्राई करेंगे क्योंकि टाइपिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा था। सो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वी हैव, अब देखिए इसके बाद जब आपको आर और टी की वैल्यू मिल गई ना, तो इन दोनों वैल्यू को दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मतलब हम आते हैं थोड़ा सा स्लाइड पीछे, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए, आपको डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर चाहिए, यही दोनों वैल्यू केवल चाहिए। और दोनों हम लोग अब कैलकुलेट कर चुके हैं, उसी दोनों की वैल्यू इसी में पुट करना है। मान लीजिए अगर इसी इक्वेशन में डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई भी रहता तो उसको भी अलग से हमको कैलकुलेट करना पड़ता। मतलब जो जो वैल्यू यहाँ पे आपको अपीयर होगा क्वेश्चन में, उस सबको आप यू वी के टर्म में कैलकुलेट करके इसी में पुट करेंगे। तो हमारे पास सब कुछ हो चुका है, बस इसी में पुट करना है, ठीक है। तो अभी आपने देखा था आर की वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू, और टी की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू, दोनों इसी में पुट करेंगे। तो पुट करने पर हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा है यह वैल्यू, मतलब आर माइनस टी करना था, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जब आपको ये मिला तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपको ये मिल गया। अब ये आपका सुंदर सा इक्वेशन बन गया। तो आपने देखा कि जो आपके पास थोड़ा बेकार सा इक्वेशन लिखा था ना, देखने में जो अच्छा नहीं लग रहा था, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, जब उसको आपने नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू और वी में बदल दिया तो एक छोटा सा सुंदर सा इक्वेशन मिल गया। इसी को हम लोग कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं या फिर नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। अभी क्वेश्चन में लिखा था कि जब बदल जाए ना तो उसको सॉल्व भी करिए। तो क्या करना है, बहुत ही आसान हो गया। अब इसको कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं? एक बार आप v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए और एक बार उसके बाद u के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। कोई प्रॉब्लम? तो करके आप लोग जो आपका MSc का ग्रुप है उसमें आप भेजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके बस एक लाइन 2 लाइन का है। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कैसे हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में या कैनोनिकल फॉर्म में बदलते हैं। अब पढ़ेंगे कैसे हम लोग पैराबोलिक इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में बदलते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर ये तो जनरल इक्वेशन है, पहचान रहे होंगे आप, हमेशा इसी को लेकर चलेंगे। जब आप इसको चेक करेंगे, अगर ये पैराबोलिक होना होगा तो ये वैल्यू आपको 0 बनना पड़ेगा। एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू जैसे निकालेंगे 0 आ जाएगी। और आपने कल पढ़ा था या लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो रूट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की, अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो रियल आएगा और इक्वल आएगा, मतलब दोनों रूट सेम सेम लगेंगे आने, है ना। देखिए जब दोनों रूट सेम आएंगे ना तो एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व निकालने की कोशिश करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो आपको एक ही इक्वेशन मिलेगा, dy/dx प्लस λ1, क्योंकि दूसरा जो आप लिखेंगे ना dy/dx प्लस λ2, वहाँ पे λ1 दोनों बराबर ही है ना, दोनों सेम रूट आया हुआ है, इक्वल रूट आया है, तो दूसरा इक्वेशन भी यही आएगा, तो आपको एक इक्वेशन मिला। तो हमेशा जब आप पैराबोलिक को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मात्र एक ही मिलेगा हमेशा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, dx इधर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दीजिए, तो मान लीजिए आपको सॉल्व करने पर यह इक्वेशन मिल गया। एक्स वाई कांस्टेंट में कोई ना कोई मिलेगा ही, ठीक है। अब जरा देखिए, पिछली बार
जब आपको दो मिला था, एक तो आपको F1 मिला था और एक तो आपको F2 मिला था, तो एक का नाम C1 कर दिया था, एक का नाम C2 कर दिया था। फिर इसको हम लोगों ने पहले वाले को U मान लिया था और दूसरे वाले को V मान लिया था। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ आपको एक मिला, इसको हमने U मान लिया, लेकिन हमें A कहाँ से मिल गया? ये तो हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो हमने इसको V माना कैसे? होता क्या है पैराबोलिक में, यही सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, इस आर्टिकल का। आपको मात्र एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलता है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम लोग पहले इसका नाम यू रख लेते हैं, जो भी यहाँ मिलेगा उसका नाम यू रख लेंगे। अब क्या करेंगे, या वी फाइंड आउट करने के लिए अपने चॉइस से खुद से ढूंढना पड़ेगा। आप एक ऐसा एक्स वाई का फंक्शन ढूंढेंगे जो इसके साथ, पहले वाले के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो कैसे आप जानेंगे कि हम कौन सा फंक्शन ढूंढें कि इसके साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा? ठीक है, ये ढूंढना भी तो आसान काम नहीं है कि आपको एक फंक्शन ये मालूम चल गया है यहाँ से, अब इसी के साथ एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है F2 जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो हम लोग F1 और F2 को लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। और देखिए क्यों आप चाहते हैं कि F2 भी आए, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y दोनों को बदलना चाहते हैं u और v के द्वारा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये चूज करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट फंक्शन जो इससे इंडिपेंडेंट होगा, है ना। अब देखिए चूज करने का तरीका, कैसे जानेंगे कि जो हमने चूज किया है वो इससे इंडिपेंडेंट है। आप करिए क्या ना, ये जो आपका u मिला है ना, जब आप यहाँ पर F2 मानेंगे तो इसका आप ux ui निकालिए। अब जो सेकेंड वाला आप यहाँ पर जो अपने पास से चूज किए हैं, इसका vx और vy निकालिए। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो समझ जाइएगा कि आपने जो चूज किया है वो इसके वाले के साथ, इसके साथ इंडिपेंडेंट है। बहुत ही आसान है, आप ये जो चूज किए हैं ना, हमेशा इसको भी मानेंगे। कैसे चेक करेंगे इंडिपेंडेंट होगा इसके साथ? आप ये वाला डिटर्मिनेंट निकालिएगा, नॉन जीरो आ जाएगा तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसको जैकोबियन भी कहते हैं, आपको शायद याद होगा, बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। अब आपके पास मिल गए यू और वी, फिर वही पुरानी कहानी जो हाइपरबोलिक में हुई थी। आप पी क्यू आर एस टी को कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करके जो दिया गया इक्वेशन उसे में पुट कर दीजिए, आपका तुरंत इक्वेशन चेंज हो जाएगा कैनोनिकल फॉर्म में। तो जब पैराबोलिक होता है तो याद कर लीजिए कैनोनिकल फॉर्म कुछ इसी टाइप का बनता है। एक बार गेट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ था कि जब हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पैराबोलिक है तो उस केस में नॉर्मल फॉर्म कैसा बनता है? नॉर्मल फॉर्म बिल्कुल ऐसा बनता है। अब हम लोग इस पे भी एक क्वेश्चन जरा सा डील करते हैं। कई बार आपका जो नॉर्मल फॉर्म है वो या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, इन्हीं दोनों में से किसी एक फॉर्म में बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। आप इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देख रहे होंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो चेक करें कि इसका नेचर कैसा है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या इलिप्टिक है। तो आप जानते हैं, अब तो चेक करना बहुत ही आसान हो गया है। सबसे पहला काम लिखेंगे गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है, फिर आप कंपैरिजन करिए। तो इसका कोफिशिएंट जो होता है वही r होता है, इसका कोफिशिएंट आप जानते हैं s होता है, इसका कोफिशिएंट t होता है, तो हमने लिख लिया r s t। इसके बाद आप जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यह होता है r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t। r s t की वैल्यू इसी में पुट कर दीजिए, पुट करने पर लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है तो लैम्डा के दो रूट आ जाएंगे, -1 दोनों सेम रूट आए हैं। तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलेगा वो आप ऐसे लिखेंगे dy/dx - 1 = 0, है ना। चूँकि पैराबोलिक है इसीलिए दोनों रूट कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। और जब दोनों रूट सेम आ रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए एक ही आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिला, इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए तो y - x = u मिलेगा। अब हमको दूसरे की ज़रूरत है, b देखिए हमको नहीं मिला है, हमको मात्र यही मिला इंटीग्रेट करने पर। इसको हम लोग खुद से चूज कर रहे हैं। कैसे पता चला हम लोग यही चूज करेंगे? आप कोई और चूज कर लो, बशर्ते क्या कंडीशन है? बशर्ते कंडीशन यही है जो अभी हमने कहा था कि आपको ऐसा करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पहले वाले के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी आप इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जब आप ux फिर आप यहाँ पर uy, इसके साथ आप इसको v को चेक कर लीजिए। तो जब आप यहाँ पर vx को लिखेंगे, यहाँ पर vx एंड vy
तो आप इसका डिटर्मिनेंट देखिए नॉन जीरो दिख रहा होगा आपको। आप यहाँ पे देखिए यू एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर देखिए कितनी है, -1 है। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो ये वैल्यू आपका कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -1। आफ्टर दैट यहाँ पर आप देखिए यू आई की वैल्यू, तो यू आई की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। सिमिलरली वी एक्स की वैल्यू 1 दिख रही है, वी वाई की भी वैल्यू कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो कितना दिख रहा है, -1 आपको वैल्यू कितना मिल रहा है, -2 मिल रहा है। तो जो कैसा है, नॉन जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो चूज किया है वी, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्लियर। आप यहाँ पे कोई दूसरा भी चूज कर सकते हो, बशर्ते आप यहाँ पे ऐसे चेक कर लीजिएगा, अगर नॉन जीरो आएगा तो आपका लिखा हुआ ठीक है। क्लियर। तो आप ऐसा थोड़ा आसान सा अक्सर चूज करना चाहिए जिसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना भी आसान लगे, अपने सुविधा के अनुसार लेना चाहिए। बहुत बड़ा लेने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। अब आप जानते हैं जब यू वी मिल गया तो वही काम करेंगे, पी क्यू आर एस टी जो भी है सबको कैलकुलेट कर लेंगे। तो पी को कैलकुलेट करेंगे चेन रूल से, आप लोग जानते ही हैं कि चेन रूल ऐसा होता है। क्लियर। फिर यहाँ से आप देखिए डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू आ गई, डेल यू ओवर डेल एक्स यहाँ से आप देख पा रहे हैं -1 है, और डेल वी ओवर डेल एक्स आपका +1 है। तो वैल्यू रख दिया। क्यू क्या होता है, डेल जेड ओवर डेल वाई होता है, यहाँ भी हमने चेन रूल लगा दिया और ये बन गया। आर निकालने का तरीका क्या है, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल ओवर डेल एक्स को इस पर ऑपरेट करा दीजिए। ऑपरेट कराने के बाद आप देखेंगे आर मिल गया। सिमिलरली डेल टू जेड ओवर डेल एक्स और डेल वाई निकालना है, तो आप क्या करिए कि जो आपके पास डेल जेड ओवर डेल एक्स मिला था उसी को एक बार वाई के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये मिल जाएगा। अगर किसी को ये कैलकुलेट करने में समस्या आ रही होगी तो अलग से हमें ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकता है, हम उसको सॉल्व करके भेज देंगे पूरा डिटेल। टी की वैल्यू ये बन जाएगी। अब आप देखिए आपका जो क्वेश्चन था उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत थी, उसमें ज़रूरत था जेड एक्स एक्स का, जेड एक्स एक्स मतलब समझ रहे हैं आर, जेड एक्स वाई का मतलब समझ रहे हैं एस, और जेड वाई वाई का मतलब समझ रहे हैं टी। ये स्मॉल वाला है सब, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल एस है, स्मॉल टी। इसका कोफिशिएंट जो होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है। तो आपको आर एस टी की ज़रूरत थी, तीनों निकल गया आपका। जेड एक्स एस भी आपने कैलकुलेट कर लिया है, जेड एक्स एस का मतलब डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, जेड एक्स वाई का मतलब डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, और डेल वाई वाई का मतलब डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो सब आपने कैलकुलेट कर लिया है। कैलकुलेट करने के बाद सब जब उसमें आप पुट करेंगे, पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको ये मिलेगा। अब जरा सोचिए कि आपके पास जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन था इतना बड़ा था, ये आपका पूरा था। आप इसको सॉल्व करते टाइम लगता, कॉम्प्लिकेटेड भी नज़र आ रहा है। अब जरा लास्ट में देखिए वही वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितना आसान सा नज़र आ रहा है। तो हुआ क्या फाइनली, आपने देखा किसी कॉम्प्लिकेटेड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा इंट्रोड्यूस किया कि बहुत ही आसान सा, बहुत ही सुंदर से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और अब तो सॉल्व करना बहुत आसान है। आप इसको 2 बार इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे ये मिल जाएगा, है ना। या आपको जो फार्मूला पढ़ाया गया है वो d2, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, d2z = 0 है, तो लेमडा पुट करेंगे तो लेमडा स्क्वायर = 0 आएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, लेमडा स्क्वायर = 0 मतलब लेमडा = 0, तो 2 रूट जब सेम आता है तो आप जानते हैं ऐसे लिखते हैं ना, 5 y प्लस mx हमने पढ़ाया था, y का मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं u प्लस 0 × x, तो ये लिखेंगे। आप ऐसे लिख दीजिए या फिर आप इंटीग्रेट करके लिख लीजिए। ठीक है। 2 बार ऐसे इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, एक बार v में फिर दोबारा v में, तो भी आ जाएगा। फिर इसके बाद u की वैल्यू आप जान ही रहे हैं, v की वैल्यू आप जान रहे हैं, जो सब्स्टिट्यूट करें हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। जब एग्जाम में आएगा तो आपको बस कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना रहेगा, यही पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद का ये दोनों लाइन आप समझ सकते हैं जो हमने पढ़ाया था हायर ऑर्डर का, उसमें ये बहुत ही सबसे पहला वाला आसान सा वाला क्वेश्चन है जिसमें 2 रूट सेम हो जाते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से आपने आज सीखा कि कैसे हाइपरबोलिक और पैराबोलिक फॉर्म में अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में बदलते हैं। इन दोनों आर्टिकल पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन अभी ग्रुप में डालेंगे जिसको आप लोग करके हमें भेजेंगे इस वीडियो के सहारे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में डिस्कस करिए। अब इसके बाद हम लोगों के पास बस एक आर्टिकल इसमें बचा हुआ है,
और वो आर्टिकल यही है कि अगर इलिप्टिक फॉर्म में हो तो हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो इलिप्टिक फॉर्म में हम लोग चेक करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर इलिप्टिक फॉर्म में है तो हम कैसे इसको डील कर पाएंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट, वी विल मीट अगेन अर्लियर इन द नेक्स्ट lecture.